हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पॉलिटी से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पॉलिटी के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि नेम और टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका आर्टिकल नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 1 है ये डिफाइन करता है किस चीज़ के बारे में, नेम और टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें किस चीज़ की कि ये क्या नेम को यहाँ पे डिफाइन करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये नाम डिफाइन करता है इंडिया, दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वही बात करें टेरिटरीज़ की, तो टेरिटरीज़ में ये बात करता है किस चीज़ की, तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट की, टेरिटरीज ऑफ यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, साथ ही में एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर कोई टेरिटरी एक्वायर होती है तो वो वाली टेरिटरी भी इंडिया की टेरिटरी होगी। साथ ही में जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेट है, यूटी है, उन सभी को मिलाकर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टेरिटरीज़ की। और नाम की बात करें तो नाम में यहाँ पर किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, ये डिस्कस किया गया है इंडिया, दैट इज़ भारत। ठीक है, तो पहला आर्टिकल आपको ध्यान रहेगा कि पहले आर्टिकल में डिफाइन है क्या, इसमें डिफाइन है इंडिया का नेम और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में। अब ये आता है आपका पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 1 जिसकी हेडिंग रहती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, तो उसी में ही क्या है, 4 आर्टिकल मेंशन है। तो पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट के बारे में। 2A रिपील हो चुका है तो इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। सेकेंड आपको ध्यान रखना है एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्लियामेंट को वो पावर देता है कि आप न्यू स्टेट को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हो या फिर किसी न्यू स्टेट को एडमिट कर सकते हो। तो ये किसको पावर मिली हुई है, तो ये पावर मिली है पार्लियामेंट को। कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2। और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो इंडिया की टेरिटरीज़ के बाहर भी अप्लाई होता है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो ये जो आर्टिकल है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सके, उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज कर सके, उनके एरियाज़ को वो चेंज कर सकते, या फिर जो ऑलरेडी स्टेट हमारे एग्जिस्टेड हैं इंडिया में उनके नाम को वो बदल सकता है। तो ये सारी पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू आती है, तो ये आती है आपकी आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू। तो अब दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, और डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल जो 2 है इज़ लिमिटेड टू न्यू स्टेट्स आउटसाइड ऑफ द इंडियाज़ टेरिटरी। अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो ये अप्लाई होता है कहाँ पर, उन स्टेट्स पे जो कि ऑलरेडी कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 4 की, तो आर्टिकल नंबर 4 किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बात करता है कि एनी लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर 2 और 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर द आर्टिकल 368। मतलब उसका ये कहना है अगर कोई भी हमारे संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानेंगे एज पर द आर्टिकल 368। 368 किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये अमेंडमेंट का ही आर्टिकल है, तो वो उसके अंदर अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। यही बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4। ऑलरेडी अमेंडमेंट पे हमने एक वीडियो अलग से बना रखी जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी तक आपको चारों आर्टिकल समझ में आए। पहला आर्टिकल कौन सा था, जिसमें इंडिया की नेम, उसकी टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। सेकेंड वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। और थर्ड में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप किसी नए स्टेट को बना सकते हैं, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन इन द बाउंड्री। साथ ही में जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यही बात करता है आर्टिकल नंबर 3। और 4 की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन अब आएगा कि द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। देखिए क्या पूछा गया है कि वो कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप पर कोई भी कानून जो है वो बना सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में की गई है, ध्यान रखिएगा, ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 13 में। एक सेकेंड, सॉरी, आर्टिकल नंबर 11 में, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए बात यहाँ पर क्या होती है, आप जब पढ़ते हो पॉलिटी तो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में। फिर जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है किस चीज़ का, सिटीजनशिप का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 5 से लेकर 11 के बीच में, ठीक है। तो उसी में जो पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग्स लॉ बना सकता है, तो वो आर्टिकल कौन सा आएगा, तो वो आएगा आर्टिकल नंबर 11, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि आर्टिकल 11 of the Constitution of India as part of the part 2 which is citizenship article 5 to 11, और ये specifically gives power to the Parliament of India to regulate the right of citizenship by law, ठीक है। तो बेसिकली 5 से लेकर 11 के आर्टिकल सिटीजनशिप से हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर जो 11 है वही बात करता है किस चीज़ के बारे में, पार्लियामेंट की पावर के बारे में, जो कि किस चीज़ को वो रेगुलेट कर सकता है, वो कि वो सिटीजनशिप के किसी भी लॉज को रेगुलेट कर सकता है। ये बात करता है कौन, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं पार्ट 2 से, वो आपका पहला क्या है, आर्टिकल 5, जो कि बात करता है किस चीज़ की, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस दौरान सिटीजनशिप क्या थी, ये बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 की बात करें तो ये बात करता है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 7। वहीं अगर कोई पर्सन इंडिया से माइग्रेंट के तौर पर पाकिस्तान जाता है तो वो आर्टिकल कौन सा आएगा, वो बात करता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो जो PIOs होता है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके बारे में जिक्र करता है आर्टिकल नंबर 8। वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 9 की, तो जो पर्सन अपनी स्वेच्छा से यानी कि वॉलंटरी अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो हमारे देश का सिटीजन नहीं रहता, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं और से हैं तो अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो आपकी यहाँ की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो यही सब चीज़ों के बारे में डील करता है कौन सा आर्टिकल, ये करता है आपका आर्टिकल नंबर 9। फिर आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 जो अभी हमने डिस्कस किया, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो उसमें 6, 7 है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 9 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक आपका पार्ट 1 और सिटीजनशिप ये दोनों यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन को लेकर कौन सा आर्टिकल ये डील करता है, तो ध्यान रखिएगा ये करता है आर्टिकल नंबर 17, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 17 किस चीज़ के बारे में डील करता है, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी एक्ट में, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्या अनटचेबिलिटी डिफाइंड है। देखिए मेंशन तो ये है हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा द टर्म अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। तो किसी भी एक्ट में हमारे संविधान में ये चीज़ यहाँ पर डिफाइंड नहीं है अनटचेबिलिटी के बारे में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल कौन सा होगा, ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर बन जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर हम बात करें तो ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, तो ये करता है आर्टिकल नंबर 18, दैट इज ऑप्शन बी। तो अगर हम बात करें, देखिए हमने 5 से लेकर 11 तक किस चीज़ के बारे में पढ़ा, सिटीजनशिप के बारे में।
उसके बाद बात करें किस चीज़ की, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर अगर हम बात करें 35 की, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को। तो अभी हम आगे सभी को गो थ्रू करेंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट 1 है। तो पहले हमने 17 को डिस्कस किया जो कि बात करता है किस चीज़ के बारे में, अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जो कि बात करता है किस चीज़ के बारे में, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आपका आर्टिकल नंबर 14 में, वो हमने कौन से देश के संविधान से बोरो किया हुआ है, यानी कि द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये हमने बोरो किया कहाँ से, ये किया ब्रिटेन से, दैट इज ऑप्शन ए। तो आर्टिकल नंबर 14 दो चीज़ों की बात करता है, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो ये हमने अडॉप्ट किया कहाँ से, ये हमने बात किया है ब्रिटिश ओरिजिन है इसका। और वहीं बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये आता है आपका कहाँ से, तो ये आता है आपका अमेरिका से। तो दोनों आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 14 डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ये हमने किया ब्रिटेन से। वहीं बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये किया हमने अमेरिका से। ठीक है, तो ये दोनों आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये जो फॉरेनर्स होते हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं, तो सभी के लिए अप्लीकेबल होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। फॉरेनर्स जो है वो उसको अवेल नहीं कर सकते। कौन कौन से आर्टिकल, 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सभी फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया किस किस चीज़ के बारे में, 1 to 4, जिसमें हमने पहले में डिस्कस किया था नेम ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड एंड थर्ड में मैंने डिस्कस किया आपके साथ में जो ऑल्ट्रेशन है, बाउंड्रीज हैं, उन सब के बारे में। और फोर्थ में हमने डिस्कस किया था कि जो भी चीज़ें आपके 2 और 3rd में होती हैं उनको हम अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानेंगे, आर्टिकल नंबर 368 में। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने डिस्कस किया 5 से लेकर 11 में किस चीज़ के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अब हम आ जाते हैं किसके पास में, अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो देखिए आर्टिकल 12 ये बात करता है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किस चीज़ की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की, कौन कौन सी चीज़ें स्टेट्स में आती है वो सब बातें कौन करता है, ये करता है आर्टिकल नंबर 12। और 13 की बात करें तो ये बात करते हैं किस चीज़ की, ये बात करता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की, अगर फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई लॉ ऐसा है जो कि मतलब इंटरफेयर कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो उन सभी चीज़ों से डील कौन सा आर्टिकल करता है, ये करता है आर्टिकल नंबर 13। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल जो आते हैं आपके 14, 15, 16, 17, 18 जो कि किस में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी में। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वो थे आपके 6, पहले कितने थे, पहले थे 7। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अब एक लीगल राइट यहाँ पर बना दिया गया। पहले वो क्या था, पहले वो एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, अब जब ये हटा तो उसके बाद कितने बचे, 6। तो उन 6 को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया आर्टिकल 14 जो कि बात करता है किस चीज़ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है यहाँ पर ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है कहाँ से, अमेरिका के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, 15 की बात करें तो ये बात करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसके बिहाफ पे, कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो इस बिहाफ पे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये करता है बात कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 15। वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 16 की, तो टाइम टू टाइम काफ़ी अमेंडमेंट भी इसमें हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, जो कि किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपको कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जॉब चाहिए तो उसमें कौन कौन सी इक्वालिटीज़ हैं, क्या आपके आर्टिकल हैं
कौन से आपके क्लॉज है, उन सब के बारे में बात करता है। और ये भी बात करता है कि आप इसके थ्रू भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसके बिहाफ पे, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो इसके बिहाफ में आप किसी को भी क्या नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 16। वही बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, तो ये बात करता है किस चीज़ की, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया, कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें एबोलिशन ऑफ टाइटल की, तो ये बात करता है कौन सा, ये करता है आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आता है आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज गिव्स हाउ मैनी फ्रीडम्स। तो ये कितनी फ्रीडम यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोवाइड करता है 6 राइट्स को या फिर 6 फ्रीडम्स को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वो 6 फ्रीडम कौन कौन से, कई बार ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए, पहली जो आपकी फ्रीडम आएगी वो कौन सी है, वो है आपकी 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद 19(1) की बात करें तो ये बात करता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बात करता है 19(1)(c). वही बात करें 19(1)(d) की, तो ये बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फिर बात करें आर्टिकल 19(1)(e) की, तो ये बात करता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और वही बात करें आर्टिकल 19(1)(g) की, तो ये बात करता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 तरह की फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19(1) यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास बोलने की आज़ादी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपके पास आज़ादी है, अब आप क्या करोगे, अब आप पीसफुली बिना किसी हथियारों के आओगे और क्या होगे, वहाँ पे असेंबल हो जाओगे। ठीक है, आपके पास क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, आप क्या होते हो, आप असेंबल होते हो पीसफुली विदाउट आर्म। उसके बाद आप अपने क्या बनाते हैं, आप अपने एसोसिएशन या फिर अपनी सोसाइटीज़ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, आप पूरे इंडिया के टेरिटरीज़ में मूव करते हैं। उसके बाद मूव करके आपको अच्छी सी जगह मिलती है, आप वहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे आप सेटल्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फिर वहाँ पे कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस यहाँ पर याद रख सकते हैं। पहला क्या, आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। देन आप क्या करते हैं, आप असेंबल होते हो विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली आप वहाँ पे इकट्ठा होते हो। इकट्ठा होने के बाद आप अपने अपने ग्रुप्स बनाते हो, यानी कि एसोसिएशन वहाँ पे बनाते हो। जैसे आपने एसोसिएशन बनाए तो आप क्या करोगे, आप मूव करोगे फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप रिसाइड करोगे या फिर आप सेटल्ड होगे किसी पार्ट में, इंडिया के किसी पार्ट में आप सेटल्ड रहोगे। और उसके बाद में आप वहाँ पे सेटल्ड होके कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी प्रैक्टिस आप वहाँ पे करना स्टार्ट करोगे। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये बात करता है आर्टिकल नंबर 21, दैट इज ऑप्शन बी। तो आर्टिकल नंबर 21 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में देना चाहूँगी कि आप मुझे बताओगे कि ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है बैन नहीं होते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। तो वो कौन से 2 आर्टिकल है, इनके बारे में आप मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो आर्टिकल 22 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, दैट इज ऑप्शन सी। जब आप आर्टिकल 22 पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको 2 तरह के डिटेंशन की बात होती है, एक है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरी होती है आपकी प्यूनिटिव डिटेंशन। तो ठीक है, दोनों आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मेंशन है
आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर हम सिंपल सी बात अगर आप ये करें, अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत पकड़े जाते हैं तो उसमें क्या होता है, शक होता है किसी पर्सन पे कि हाँ ये इंसान की वजह से ये चीज़ हो सकती है, तो उसी चीज़ को पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उस पर्सन को अरेस्ट कर लोगे। इसे ही कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बिना किसी ट्रायल के आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। आपको ये भी बताना नहीं पड़ेगा आपने उसको क्यों पकड़ा है। ये मतलब राइट होता है ना कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको बताना होता है कि आपने किस बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया है। बट अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत डिटेन होते हो तो आपको क्या करेंगे, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपको वो अरेस्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, आपको वो जो क्राइम है उसको कमिट करने से या फिर किसी भी चीज़ जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको पहले ही रोकने के लिए ये डिटेंशन यहाँ पर लगाई जाती है। तो कौन से आर्टिकल में है ये, आपका आर्टिकल नंबर 22 जो कि डील करता है किस चीज़ के बारे में, ये डील करता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में, ठीक है। दो टाइप के डिटेंशन है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल कौन से थे, वो था आपका राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमने डिस्कस किया कौन सा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और प्रोहिबिशन इन सर्टेन केसेस अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। फिर आता आपका अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी, और फिर हमने डिस्कस किया अबॉलिशन ऑफ टाइटल। फिर हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 19, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आप कौन सा आपका पार्ट, ये है आपका राइट टू फ्रीडम 90 और 20, प्रोटेक्शन इन सर्टेन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जिसमें 3 चीज़ें हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, इसके अलावा नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि आप अपने ही खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकते। ये बात किस में है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। नो डबल जेपार्डी, आपको एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, डबल सज़ा आपको नहीं मिलेगी। ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, नो डबल जेपार्डी के बारे में। तो ये सभी पॉइंट आपके किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 20 में। 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21A ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और 22 अभी हमने डिस्कस किया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है आर्टिकल नंबर 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हजार्डियस वर्क, सच प्रोहिबिशन इज। तो ये प्रोहिबिशन है आपका एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब ये आपका एब्सोल्यूट है कि आप छोटे बच्चों को क्या नहीं कर सकते हो, जो आपकी हजार्डियस वर्क है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी कि बाल श्रम निषेध आप सिंपल सा कह सकते हो कि जो हार्मफुल आपकी खदानें होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, आप उसमें छोटे बच्चों को काम करने नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल नंबर 24। देखिए फर्स्ट से लेके जो आपके आर्टिकल आई थिंक 51 जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सभी आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपका यूनियन स्टार्ट होता है तो कुछ कुछ आर्टिकल से बीच में आता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी वे में जो स्टार्टिंग का पोर्शन है इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो, ठीक है। तो 24 किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 24 किसके बारे में, प्रोहिबिशन है ये, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन किस चीज़ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू द हजार्डियस वर्क, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए 23-24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, यानी कि आप बच्चों को बेच नहीं सकते, कहीं पे फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हो। 23 बात करता है और 24 बात करता है कि आप किसी बच्चे को फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते जो कि काफ़ी डेंजरस होती है उन सभी के लिए, ठीक है। तो 23-24 आपको डिस्कस किया हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 25 to 28 जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जिसमें 25 है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस की बात आती है 27 में कि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए आप टैक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सभी धर्मों को इक्वल प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, टैक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पर करोगे, ठीक है। फिर है आर्टिकल 28 की फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ से क्वेश्चन है कई बार मैच द कॉलम में आता है, लाइक 25 आर्टिकल आपको देगा, आर्टिकल 26 देगा, फिर 27, 28 और इनके स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे और आपसे पूछेंगे इनका सही जो है मैचिंग वो बताओ, तो इसलिए आपको कीवर्ड्स पकड़कर इन्हें याद करना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही एप्लीकेबल है, तो उसमें बात करिएगा आप किस चीज़ के बारे में, आर्टिकल 29 जो कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, और 30 है आपका कौन सा,
राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बात करता है कौन सी, आर्टिकल नंबर 30। 31 में पहले मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिपील हुआ बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, ये था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 32 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 32 मेंशन है किस चीज़ के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रेट का एक प्रोविज़न होता है आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट के पास होता है आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू। रेट में क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, उनके खिलाफ आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो यही होती है आपकी रेट। 5 रेट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन सा आर्टिकल होगा, ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 को ही B.R. अम्बेडकर जी ने किस चीज़ का नाम दिया था, तो इन्हें ही इन्होंने कहा था क्या, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इन लैटिन मीन्स वी कमांड, कि इनमें से कौन सी ऐसी जो रिट है जिसका मतलब आता है वी कमांड। तो ध्यान रखिएगा, ये आता है आपका कौन सा, मैंडमस का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5 रिट हमारे पास होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें किस चीज़ की, 5 रिट जो कि आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, जो 5 तरह के रिट को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब वो 5 रिट कौन सी है, तो पहली आपकी हेबियस कॉर्पस, एक आती है आपकी मैंडमस, देन आती है आपकी सर्शियरी, एंड फिर आती है आपकी प्रोहिबिशन, और एक आती है आपकी यहाँ पे कौन सी, ये आती है आपकी क्यो वारंटो। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो आपको क्या करना है कि आप उसको अनलॉफुली आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 24 आवर्स के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये कुछ प्रोविज़न होते हैं, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने उसको अरेस्ट क्यों किया है। ठीक है, जब तक कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं आते, उसके अलावा अगर आपको डिटेन करते हैं तो आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपको उन्होंने पकड़ा क्यों है। ठीक है, मैंडेमस की बात करें अगर हम करें तो इसका मतलब होता है वी कमांड, तो बेसिकली पब्लिक ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस को लेकर ये चीज़ होती है यहाँ पर। सर्शरी की बात करें तो सी से आप सर्टिफाइड को याद रख सकते हैं, तो टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इन्फीरियर कोर्ट, अगर छोटी कोर्ट ने कोई ऑर्डर या फिर कोई यहाँ पे जजमेंट पास किया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको क्वैश कर सकते हैं। ये कौन सी चीज़ करते हैं, सर्शरी। प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है इन्फीरियर कोर्ट को कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर कोई भी केस की प्रोसीडिंग यहाँ पर ना करें। ठीक है, तो ये करता है आपका प्रोहिबिशन, यानी कि वो प्रोहिबिटेड करता है। वही बात करें क्यू वारंटो, तो ये पूछता है आपका बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी से आपने ये चीज़ करी है, तो ये बात करता है कौन, ये बात करता है क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। 5 रेट आपको ध्यान रखने, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32 अगर आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाते हैं, अगर आप हाई कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 226 के बारे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द DPSPs, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। तो ये डील करता है कौन सा पार्ट, तो ये करता है पार्ट नंबर 4, दैट इज ऑप्शन ए। अब आप मुझे बताओगे कि जो DPSP के प्रोविज़न है ये हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा DPSP जो 36 से 51 के बीच में कौन से पार्ट में है, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the government of India and it's fulfill ideals of what आर्टिकल ऑफ द DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो बेसिकली आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसके अंतर्गत आपका कौन सा DPSP आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 48 का ए, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो आपके DPSPs हैं उन्हीं के अंतर्गत आपका ये इन्वायरमेंट को लेकर एक चीज़ आती है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48A में, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द UCC, काफ़ी न्यूज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बात करता है किस चीज़ के बारे में, यूनिफॉर्म एक लॉ के बारे में, किस किस सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि
मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, इन सब के बारे में एक सिंगल यहाँ पर लॉ हो, तो यही बात करता है किस चीज़ के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका रिलीजन क्या है, उनका फेथ क्या है, वो एक मतलब पूरे स्टेट में वो सेम ही लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। पहला स्टेट कौन सा है, तो ये है आपका गोवा। बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद में पहला स्टेट, तो ये कौन सा है, तो ये आपका उत्तराखंड। और ओवरऑल बात करें तो ये जाता है यहाँ पर सेकंड स्टेट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 44, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन कौन से आर्टिकल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कि पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट में आप क्या कर सकते हो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल नंबर 50। फिर आपका अगला क्वेश्चन इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो कि 51 है, इज एंजॉयड बाय, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन किस में हम एंजॉय करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एंजॉय करते हैं आपका कौन सा, तो ये आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आपका आर्टिकल 50, क्योंकि 51 तो आपका इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी वो सबसे डील करता है। तो 50 जो आपका आर्टिकल है जो कि बात करता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कौन से उसमें आता है, तो ये आता है आपका डीपीएसपीज में। अगला क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल इज मैंशनड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस कौन सा आर्टिकल ये मेंशन करता है, ये करता है आपका आर्टिकल नंबर 39A, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो फ्री लीगल एड या इक्वल जस्टिस की बात अगर हम करें तो मतलब ये होता है कि कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना कि वो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक सरकारी वकील का प्रावधान होता है कि अगर कोई चाहे तो सरकारी वकील यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। तो यही आपका इक्वल जो है जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, जो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 39 के ए में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विच आर्टिकल रिलेटेड टू डीपीएसपी स्टेट्स दैट द स्टेट विल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत। तो बस ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, आपको इतने से समझ जाने की किस चीज़ की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, जो कि कौन से आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल नंबर 40 में है, दैट इज ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, बस आपको समझना है ये कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या फिर ऑर्गेनाइज ऑफ ग्राम पंचायत की, जो कि बात करता है किसमें, आर्टिकल नंबर 40 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अंडर डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो कि बात करता है किस चीज़ के बारे में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 45, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि क्या करता है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तो उसका एक अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, ये बात करता है किस कौन सा आर्टिकल, ये करता है आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो कौन सा है, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। एक और आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 21A, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमने डिस्कस किया था, कि ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, 6 to 14 ईयर। तो 6 to 14 ईयर की अगर हम बात करें तो ये है आपका फंडामेंटल राइट 21A में। बट अगर हम 0 से 6 ईयर की बात करें तो ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, ये करता है आर्टिकल नंबर 45। फिर विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये करता है आर्टिकल नंबर 49, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सभी जो डीपीएसपीज हैं उनको एक बार हम नज़र घुमा लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें 36 तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की अगेन ये बात करते हैं, जो कि 12 में हमने डिस्कस की सेम वही। 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती है वो है 39A, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 वाला विलेज पंचायत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू वर्क गो थ्रू कर सकते हैं। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क इंपॉर्टेंट है। लिविंग वेजेस, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आपका 43B, दैट इज़ प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हालांकि गो थ्रू तो आपको सारे ही करना है, लेकिन जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, 43B कौन सा है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा बात करें यूसीसी, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कौन सा डीपीएसपी है, ये आपका 45 है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड टाइप और अदर वीकर सेक्शन के लिए जो प्रमोशन एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कौन सा आर्टिकल 46 आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 48A भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा।
और 50 और 51 और 49 ये सभी आप इसमें यहाँ पर गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 51A में। देखिए ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, उसके बाद में अमेंडमेंट आता है 42 वाला, कब हुआ था 1976 में। तब स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया। इनिशियली 10 फंडामेंटल राइट्स थी जो कि जोड़ी गई थी, पार्ट नंबर 4A को ऐड किया था हमारे संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। 10 फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। उसके बाद में 2002 में जब 86 अमेंडमेंट हुआ तब एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया हमारे संविधान में। और अब कितनी ड्यूटीज़ है, अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि बात करता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 52, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एट प्रेजेंट कौन है हमारी प्रेसिडेंट, तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड की बात करें तो वो होता है कौन, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। बट अगर हम बात करें नॉमिनल हेड की तो जो जिसको हम डी ज्यूरी के नाम से जानते हैं तो वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डी फैक्टो कौन होता है, तो वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि रियल हेड होते हैं कंट्री के। ये होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और इनकी बात करें तो ये होती है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ये कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है, तो ये करता है आपका आर्टिकल नंबर 56, दैट इज ऑप्शन ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। कितना टर्म होता है, तो जनरली इनका जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 56 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल ये प्रेसिडेंट के ओथ एंड एफर्मेशन के लिए बात करता है। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 60, दैट इज ऑप्शन ए। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओथ जो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, तो वो है आई, जो भी इनका नाम है लाइक द्रौपदी मुर्मू, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी आप करें यहाँ पे रहता है, अगर आप वो रेजिग्नेशन देना तो ये चीज़ बोलेंगे, ऑफ इंडिया एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी preserve, protect and defend the constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ओथ होती है जो कि बात करते हैं किसके ओथ की, ये है प्रेसिडेंट के ओथ की। आर्टिकल 60 में ये आता है। सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर हम एक बार गो थ्रू करें तो देखिए 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 53, इलेक्शन की बात करें 54 है, टर्म एंड ऑफिस 56 है। इसके अलावा कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस 59, ओथ एंड अफर्मेशन है 60। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट आता है आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इम्पीचमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका आर्टिकल 63। और एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है जगदीप धनखड़ जी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 64 एंड 89 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं कौन, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन है, प्रेसिडेंट को माफ़ी करने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 72 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इम्पीचमेंट है 61 में, ऑथ है 60 में, प्रेसिडेंट है 52 में। और अगर हम बात करें किस चीज़ की पार्डन वाली पावर, ये है कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 72 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। बाकी किस तरीके से वो यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं वो सभी मेंशन है, तो आप एक बार ये भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, अगर वाइस प्रेसिडेंट के और बाकी चीज़ों की बात करें तो देखिए 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की बात करें तो 64 में ये आएगा। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो ये आता है 66 में। टर्म एंड ऑफिस 67 में है। ऑथ एंड इन्फॉर्मेशन 69 में यहाँ पर आएगा। और 72 जो अभी हमने डिस्कस किया, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट,
सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, तो ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 72। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आर्टिकल नंबर 74 का फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और 75 किस चीज़ के बारे में मेंशन करता है, तो 75 जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो डायरेक्टली बात करता है किस चीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि जो हमारा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद होम। तो 76 किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये इंडिया में, कौन है एट प्रेजेंट, तो ये आर वेंकट रमनी, तो ये भी आपको नाम इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 79 के थ्रू मेंशन है, दैट इज ऑप्शन ए। इसको याद करने एक सिंपल सी ट्रिक है, काफ़ी इजी भी है। तो देखिए आप किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 79, 80 और 81, तो आप हिंदी में सरला से आप इसको याद रखोगे। सा से आपका संसद यानी कि पार्लियामेंट, र से आपका होगा राज्यसभा और ल से आप याद रखोगे लोकसभा। तो स से आपका 79, फिर 80 एंड देन 81, तो तीनों ही आपको यहाँ पर ये याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पार्लियामेंट किस किस को कंसिस्ट करके बनता है, तो ये कंसिस्ट होता है किस किस चीज़ से, तो ये है आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट और 2 हाउस आपके लोकसभा राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ये बनता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 80 और 81 वो मैं डिस्कस कर ली है आपसे, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 148, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और एट प्रेजेंट हमारे क्या कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हेड होता है किस डिपार्टमेंट का, तो जो इंडियन ऑडिट और अकाउंट वाला डिपार्टमेंट होता है उसके हेड कौन होते हैं, वो कैग ही होते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 148 इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 76 हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो वो थे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइजेस, आर्टिकल डैश ग्रांट दिस पावर टू द प्रेसिडेंट। तो कौन सी आर्टिकल के थ्रू जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ में, तो वो आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वो है आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल नंबर 143, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि जो भी वो एडवाइस लेते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता कि हाँ वो माननी ही पड़े, बट वो एक तरीके से क्या होती है, वो एक एडवाइस होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 143 यानी कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल लीव्स टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 136, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल 136 यहाँ पर आप याद रखेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द प्लेस एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये आपका आर्टिकल 129 है, दैट इज ऑप्शन सी। बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आपका आर्टिकल नंबर 124 यानी कि 124, दैट इज ऑप्शन ए। वहीं बात करें हाई कोर्ट की तो ये 214। ठीक है, तो हाई कोर्ट है 214 और सुप्रीम कोर्ट है 124। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पार्लियामेंट की रेसेस चल रही होती है तो उस दौरान अगर ऑर्डिनेंस पास करना है प्रेसिडेंट को तो ये पावर है कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो ये आपका 123, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और गवर्नर के पास ये पावर है 213 से। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इंपॉर्टेंट वन, यूपीएससी में इस बार पूछा गया था डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 110, दैट इज ऑप्शन है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर बात करें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसको हम सिंपल भाषा में बजट कहते हैं, जो कि इस बार पेश किया निर्मला सीतारमन जी ने। सबसे ज़्यादा विमेन की बात करें किसने पेश किया, इन्होंने ही पेश किया 7 बार, 6 है फुल बजट और 1 है इंतरिम बजट, और सबसे ज़्यादा किसने पेश किया अभी तक, वो है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा आर्टिकल होगा, ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 112, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डील्स विद द जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ हाउस, तो दोनों हाउस के जॉइंट सेटिंग की बात करें, ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 108, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करें हाई कोर्ट ऑफ द यूटीज़ की, यूटीज़ की हाई कोर्ट होने चाहिए, ये बात कौन सा आर्टिकल करता है, ये करता है आर्टिकल नंबर 241, दैट इज ऑप्शन डी। और आप मुझे बताओगे एट प्रेजेंट इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है, कितने हाई कोर्ट की संख्या हमारे इंडिया में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट, तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये 226 है, 32 है आपका सुप्रीम कोर्ट से और 226 आपका हाई कोर्ट से, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वापस में ध्यान रखेंगे। फिर इन विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 163, जैसे हमने 74 75 डिस्कस किया, सेम वैसे 163 164 है, जिसमें कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और वो एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को, आर्टिकल 163। फिर आपका कौन सा क्वेश्चन कि ये बात करता है कि एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, ये करता है 153, दैट इज ऑप्शन सी, आपने ध्यान रखना है। फिर है कि ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है गवर्नर वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, तो ये आपके 213, प्रेसिडेंट का था 123 और गवर्नर का कौन सा, ये है 213, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट फॉर स्टेट, देखिए पहले हमने यूटी डिस्कस किया, अगर हम बात करें स्टेट्स की हाई कोर्ट फॉर स्टेट तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 214, ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 219, और ये क्वेश्चन एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 219। फिर है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न कौन सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका आर्टिकल नंबर 239AA, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका 243 का बी, यही बात करता है पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात करें वो डीपीएसपी कौन सी 40 है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की तो वो कौन सा आर्टिकल है, 243 का बी। बात करें फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन की तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो हो जाएगा आपका 243 का ZA, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पार्ट 9B में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आपका 243 ZH में, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 244, दैट इज ऑप्शन ए। तो जो 244 आर्टिकल है वही डील करता है किस चीज़ के बारे में, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 266। देखिए अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड की तो ये आपका 266 में, वही बात करें कंटिजेंसी फंड की जो कि इमरजेंसी फंड के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि अगर देश में कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई ऐसे बहुत अचानक से मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम पैसा कहाँ से निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं कंटिजेंसी फंड से, तो वो कौन सा आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 267 में। फिर बात करें जीएसटी की यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की, तो ये बात आई है कौन से आर्टिकल में, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 279 का ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा फाइनेंस कमीशन को लेकर, तो फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280 और एट प्रेजेंट 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन है वो कौन है, वो है अरविंद पनगड़िया। इससे पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो NK सिंह थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 के कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल कौन सा फाइनेंस कमीशन का, तो यह आर्टिकल नंबर 280। फिर है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि डील करता है विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 302, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को आप यूपीएससी से कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो अलग उसमें मेंशन है आर्टिकल में। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो आर्टिकल नंबर 312 में मेंशन है। वही बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ये बात करता है कौन सा आर्टिकल,
तो ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 315, ठीक है। तो अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 315, वहीं बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो ये करता है आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करिए, कौन सा आर्टिकल है, तो ये होगा आपका आर्टिकल 323 का ए, दैट इज ऑप्शन बी। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में। फिर राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। पहले 31 में ये मेंशन था, अब ये आर्टिकल 300A में मेंशन है, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ, कौन से पार्ट में ये अब है, तो ये आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताओगे, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। देखिए जितने भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर देती हूँ उनको कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि जितना आप लिखोगे खुद से आपको वो चीज़ें रिकॉल रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पूछे उन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 330, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करें इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 326, दैट इज ऑप्शन बी। देखिए लैंग्वेज थोड़ी टफ रहेगी बट आंसर तो सेम रहेगा ना। या बात करें किसकी, इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, तो कौन सा, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 326। फिर है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल कौन सा होगा, 340। तो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट करना, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 340 में मेंशन है। फिर बात करें नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका 338 का ए। तो 3 आर्टिकल है, 338 का ए एंड देन 338 का बी। ये बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये बिलोंग करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। पहले दोनों एक थे, फिर ये दोनों अलग हुए, उसके बाद में एक नया यहाँ पे बना, ये है आपका NC, BC, NC ST और NC SC। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो ये बात करता है आपका कौन सा आर्टिकल, ये आपका 343। वही बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो ये बात करता है आर्टिकल 345। फिर आपका अगला क्वेश्चन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका आर्टिकल 352। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगी, प्रेसिडेंट रूल तो लगता ही रहता है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, ये आपका नेशनल इमरजेंसी, तो ये लगी अब तक कितनी बार, 3 बार, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, 352, ये आपका 356 और ये आपका 360। तो तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर देयरफॉर, तो ये आपका आर्टिकल 368 है। ऑलरेडी इस पे वीडियो बन चुके हैं, आप ये भी देख सकते हैं, पार्ट नंबर 20 में मेंशन है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया था, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन में डिस्कस की थी, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में, 368 में है। फिर बात करें टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि अभी हट गया था, वो कौन सा आर्टिकल था, तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 370, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। स्पेशल अगर हम बात करें कुछ प्रोविज़न, तो महाराष्ट्र गुजरात को लेकर 371A है, और नागालैंड को लेकर 371A, असम है 371B, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ये सभी मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। लगभग 67 क्वेश्चंस आई थिंक हमने डिस्कस किए, तो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा देखिए जो भी मैं बीच में क्वेश्चंस आपसे पूछे तो उन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। और होमवर्क का क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने पूछा था वो कौन सा था, नंदा पीक को लेकर, वो कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक है, तो ध्यान रखना ये है उत्तराखंड की। और आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्राइवेसी इज मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, हमारा जो करंट अफेयर की PDF है लास्ट 8 मंथ की, वो भी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है जनवरी से लेकर अगस्त 2024 के बीच में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज सभी जो करंट अफेयर है वो मेंशन है, लाइक बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, समिट्स, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, ये सभी मेंशन है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप सैम्पल देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा।
बट अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2024 का पूरा कंपाइलेशन आपके लिए अवेलेबल है। ये सभी एग्जाम, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर करंट आती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मिलेगी कैसे, तो आपको क्या करना है, आपको जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है 8815306208, यहाँ पर हमें मैसेज करना है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपको एक छोटी सी पेमेंट करनी है, जिसके बाद आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, जिसके बाद आपको वन टाइम पेमेंट रहने वाले। आपको जो भी आगे हमारी क्लासेस होती है, लाइक डेली, वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके, कुछ भी क्लासेस होती है, तो आपको सभी के सभी पीडीएफ यहीं पे अवेलेबल होगी। साथ ही में जो भी हमारी पुरानी क्लासेस हो चुके हैं, जो भी हमारी आगे क्लासेस आएंगी, वो सभी के सभी जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर अवेलेबल होगी, तो इसलिए आपको ये जो है हमें मैसेज करना है नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस को, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो देवाशीष सर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, लाइक गवर्नेंस को लेकर, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री के पार्ट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, सभी का सभी यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है आप सभी के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, कि हमारा जो हैंड रिटन नोट्स हैं देवाशीष सर के, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। आप उनका भी जो सैम्पल है वो देख सकते हैं, वो भी सभी अवेलेबल है हमारी इस एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से इसको जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9098676936 नंबर पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आप वीडियो चाहोगे वही हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेके आएंगे। और इसके अलावा वीडियो का जो फीडबैक है वो देना बिल्कुल ना भूलें, आपको फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। तो आज के लिए नहीं है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Bye.